2024 के चुनाव के पहले का समय था। एक भय का बादल पूरे देश में व्याप्त था। इस लोकतंत्र के उगते सूरज को मानो किसी राहु ने ग्रसित किया। उस दिन से शुरू हुआ और फिर लगातार सिलसिला चलता रहा। जो अधनंगी है, जो भूखी है, जो महंगाई से परेशान है, उसके पास इतने सवाल है कि जब हम कुछ मांगने जाते हैं तो हमें शर्म आती है। मुझे बापू किसी पुतले में नहीं चाहिए, मुझे बापू किसी लाइब्रेरी में नहीं चाहिए, मुझे बापू चाहिए तो लोगों के विचार में। आदरणीय मंच, गांधी जयंती के इस साप्ताहिक पूरे बुके में या एक फूलों के गुलदस्ते में एक छोटा फूल मुझे भी बनाया, इसलिए मैं पितृतुल्य गुरुतुल्य सप्तर्षि साहब का आभार प्रकट करता हूं। और मैं हाथ जोड़ के आपको एक विनती भी करता हूं कि ऐसा कभी होता नहीं कि आप या जयमंत राव जी आपका संदेश दे और मैं कहीं पे भी कितना भी व्यस्त हूं तो मैं आपके लिए समय ना निकालूं। मैं ये सोच के आता हूं कि मेरे अपने घर का कार्यक्रम है, तो जब भी ऐसा स्वागत होता है शाल वाल ओढ़ने का, तो मैं बड़ा संकुचित हो जाता हूं, संकोच में पड़ जाता हूं। तो अगली बार आप स्वागत के जगह पे मेरे सर पे हाथ दे के आशीर्वाद भी दे देंगे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी शॉल, और उसकी जो ऊब है, उसका जो आशीर्वाद है, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये मेरी आपको एक विनती है। इसके पहले जब मैं आया था, 2024 के चुनाव के पहले का समय था, और एक भय का बादल पूरे देश में व्याप्त था। इस लोकतंत्र के उगते सूरज को मानो किसी राहु ने ग्रसित किया था। और जब ग्रहण लगता है तो आवाजें आती है, दे दान छूटे गिरान, मतलब तू दान देगा तो ग्रहण छूटेगा। तो जब कुछ मिला नहीं तो हमारे जैसे कुछ लोग, जो सप्तर्षि सर से हमने उत्साह उनसे उधार लिया, उनसे प्रेरणा मिलती है कि उम्र की इस पड़ाव में भी यदि आदमी हम जैसे युवाओं से भी आगे के युवा है तो फिर हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं। तो फिर हमने भी एक अलख जगाने का प्रयास किया विभिन्न प्लेटफॉर्म पे। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में मैंने पहला अलख उत्तर प्रदेश के गौतम नगर जिले में नेपाल के बॉर्डर पे 9 अगस्त क्रांति दिन था। उस दिन से शुरू हुआ और फिर लगातार सिलसिला चलता रहा, और ये सिलसिला अभी भी रुका नहीं है क्योंकि ग्रहण पूर्ण रूप से छटा नहीं है। कल भी एक जगह था, आज भी एक जगह हूं, लेकिन अब जो पहले आवाज में धार थी उससे भी दुगनी धार आ गई है, क्योंकि ये बात तो समझ में आ गया कि बहुत कम लोग ही सही, लेकिन जब आवाज लगाते हैं दे दान छूटे गिरान, तो इस देश की जनता ने दान दिया है। एक मदमस्त सांड को बैल बनाने का काम इस देश की जनता ने किया है, इसलिए इस देश की जनता को साष्टांग दंडवत। मैं पूना में शायद चुनाव के बाद पहली मेरी ये संवाद है। इसके पहले जहां भी जाता हूं मैं साष्टांग दंडवत करता हूं, क्योंकि यदि 370 पार आता तो सप्तर्षि साहब भी जेल में होते, हम कहां होते पता नहीं। यहां शाखाएं लगी होती, महात्मा गांधी का बूथ कहीं और पड़ा होता। 2 तारीख को महात्मा गांधी का नाम लेने पे शायद सजा होती। और ये काम हमने नहीं किया, ये काम इस देश की जनता ने किया। जो अधनंगी है, जो भूखी है, जो महंगाई से परेशान है, उसके पास इतने सवाल है कि जब हम कुछ मांगने जाते हैं तो हमें शर्म आती है, लेकिन उसने अपने विवेक को नहीं खोया। अभी भी चीज पूर्ण रूप से चेंज नहीं हुई है। मुझे याद है कि 2024 के निर्णय के आने के पश्चात नागपुर में एक ऐसी ही संगोष्ठी रखी गई थी। मुझे बुलाया गया था और उसका विषय था
कि 2024 के बाद की दिल्ली में 2024 में क्या बदलाव आया। तो मैं भी पेशोपेश में था, क्योंकि अभी एक टेम्पो बनता है भाषण देने का, एक विषय को लेकर हम चलते हैं। अब तो नतीजे भी आ गए, अब हम किस दृष्टि से देखते हैं। तो एक भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता ने चुनाव के नतीजे आने के बाद उस रात को 4 तारीख को 2:30 बजे मुझे फोन किया, सो गए हो क्या? मैंने कहा नहीं। मराठी में बोल रहे थे। उन्होंने जो बोला मैं यहां शायद साझा नहीं कर पाया, लेकिन उससे मुझे आइडिया मिली कि 2024 के मायने क्या है। तो मैंने उद्बोधन का जो शुरुआत की, मैं वही आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि 2013-14 के बीच गुजरात के गिर के गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। हम लोगों का कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़ाव है, कुछ लोग पुणे में बसे हैं लेकिन किसानों को जानते होंगे। गाय का बछड़ा जो होता है छोटा, बहुत प्यारा होता है, वो पूरे घर में घूमता है। कभी ये उधेड़ देता है, कभी इसको तोड़ता है, कभी उसको तोड़ता है, लेकिन कोई उसको मारता नहीं, डांटता नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा प्रिय होता है। गाय का दूध निकालने के पहले मेरा किसान उस बछड़े को दूध पिलाता है और बचा हुआ दूध निकालता है। ये संस्कृति है हमारी। वो बछड़ा 5 साल का हो गया, गाय ने दूसरा बछड़ा नहीं दिया, तो इसी बछड़े को लोग प्यार करते रहे। बछड़ा थोड़ा बड़ा हो गया और ज्यादा मस्ती बढ़ गई उसकी। बछड़ा 10 साल का हो गया, बछड़े को सींग फूट गए। अब बछड़ा मस्ती करते करते सींग मारने लगा। तो घर के बुजुर्ग ने रात में जब सब खाना खाने बैठे तो अपने बेटे को कहा कि बेटा, बछड़ा बड़ा हो गया है, इसके सींग भी फूट आए हैं, अब समय है कि इसको खेत के काम में लगाया जाए, अब इसको बैल बनाया जाए। बैल कैसे बनाते हैं आपको सबको पता है। वो जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो इसका इलाज करते हैं। ऐसा ही बछड़ा दिल्ली में आया 2024 में। ये जो वेटरनरी डॉक्टर है जनता, इन्हें उसका कैस्ट्रेशन करके उसको खेत के काम में लगा दिया। लेकिन बछड़ा थोड़ा सा शरारती तो था, जाति थोड़ी है बीच बीच में सींग इधर उधर करता है। तो हमारे विदर्भ में जो बैलों को पीछे से करते उसको पुरानी बोलते हैं। एक बांबू होता है और उसके आगे एक नुकीला किला होता है, वो बैल को लगाते से बैल औकात में आ जाता है। तो इस बैल के लिए 2 नुकीले कीले लेके, डंडे लेके पीछे नानी खड़ी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इसलिए जब वक्फ बोर्ड का बिल आया तो फिर पुरानी काम आ गई तो वापस हो गया। लेकिन सवाल यह है कि कुछ बैल सुधरते ही नहीं, अब बैल बदलने का टाइम आ गया है। वातावरण दिल्ली का, सर मुझे पूछ रहे थे दिल्ली क्या कह रही है। मैंने बोला दिल्ली सेफ एग्जिट का इंतजार कर रही है। दिल्ली इंतजार कर रही है कि जो कुकर्म हमने 10 साल किए, उस कुकर्म से बचने के लिए सम्माननीय तरीके से विदाई कैसी हो, इसके लिए दिल्ली काम कर रही है। और ऐसा नहीं कि संघ सुधर गया है, मैं इस बात में नहीं मानता। संघ डर गया है, संघ सुधरा नहीं। संघ डर गया है, उनको लगा कि ये हम पे भी राज करने के लिए कोई हमने पैदा किया, अब इसका इलाज करना है, इसलिए संघ एक्टिव है। मैं ये मानता नहीं कि संघ लोकतंत्र बचाने के लिए सामने आया और ये आया। संघ को रबर स्टैम्प चाहिए। जैसे मोदी ने सारे प्रदेश में एक लाइन से रबर स्टैम्प खड़े कर दिए मुख्यमंत्री के नाम पे, संगठन में लोग, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, सब जगह रबर स्टैम्प खड़े कर दिए। वैसे संघ को भी रबर स्टैम्प ही चाहिए था। ये बिच्छू निकला, हाथ को काटने लगा। तो प्रश्न वो है। लेकिन हमारी लड़ाई यहां तक नहीं खत्म होती। मुझे लगता है कि यदि हम गांधी जी के विचारों की बात करें, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बोल रहे हैं, कि वाकई हमें गांधी जयंती मनाने का अधिकार भी है कि नहीं है।
यदि हम अपने आप में झांक के देखें तो क्या हम गांधी जी के सपने को तार तार होते हुए देख नहीं रहे थे? देश आजाद हो गया, गांधी जी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने प्रिंसिपल से, अपने विचारों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तड़जोड़ नहीं की। यहां मिनट मिनट में सत्ता की हवस के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हुए ये सत्ता के राक्षस कहें तो क्या कहें इनको, ये बैठे हैं और ये लगातार राज कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार महात्मा गांधी नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार संविधान भी नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम सब जानते हुए भी चुप हैं। जाऊ द्या ना, आपल्याला काय करायला लागते? 5 वर्ष कोणी आलं तर असंच करते, कोणी आलं तर असं कसं करते? कोई भी आया तो ऐसे ही निकलता है बोले। ये बोल के आप चुप नहीं रह सकते। जो ऐसा करेगा उसको जूता पड़ेगा, तो बाकी आने वाले लोग औकात में रहेंगे। नेताओं ने यह तय कर लिया है कि ये मूर्खों की जमात है, इनको बीच बीच में लुभावने चीजें बताते रहो और इन पे राज करते रहो। हमने अपने आप को यदि मूर्ख का तगमा लगाया है तो वो नेताओं ने नहीं दिया, हमने अपने आप को इजाद करके लगवा लिया है। और इसीलिए जन जागरण की बात है। यह सवाल मोदी अमित शाह का नहीं है, यह भाजपा का नहीं है, यह फडणवीस और एकनाथ शिंदे का नहीं है, यह नीतीश कुमार का नहीं है, यह मायावती का नहीं है, यह आने वाले भविष्य का है। यदि 75 साल बाद भी हम पढ़े लिखे लोग इस लोकतंत्र के मायने नहीं समझ पाए, बापू की किताबें सिर्फ लाइब्रेरी में रखी रहती है, वो लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाए, इससे ज्यादा अपमान बापू का नहीं है। मुझे बापू किसी पुतले में नहीं चाहिए, मुझे बापू किसी लाइब्रेरी में नहीं चाहिए, मुझे बापू चाहिए तो लोगों के विचार में चाहिए। मैं बापू का आचरण करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि महात्मा गांधी बनना यह महात्मा गांधी के सिवा किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। वो एक ही था जिसने वो जीवन जिया। हम महात्मा गांधी का मेकअप कर सकते हैं, महात्मा गांधी जैसा जीवन जीना बहुत डिफिकल्ट है। और आज के भौतिक जीवन में मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि आपको महात्मा गांधी बनना है। महात्मा गांधी ने भी नहीं कहा था कि आप मेरे जैसे बनिए, लेकिन महात्मा गांधी ने कुछ विचार दिए थे समाज के लिए, कम से कम उस विचारों को तो जिंदा रखने का प्रयास करें। वो कहीं मुझे होता दिखाई नहीं देता। झूठ पे झूठ परोसता है, कोई सवाल नहीं उठाता। आज प्रधानमंत्री 6 बज गए, अभी प्रचार खत्म हुआ होगा हरियाणा में। प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि मैं एक बैकवर्ड क्लास का इंसान हूं, जिसने बैकवर्ड मां के कोख से जन्म लिया, इसलिए कांग्रेस मेरा द्वेष करती है। हरियाणा में मैंने दलित मुख्यमंत्री दिया, इसलिए कांग्रेस को परेशानी है, क्योंकि ये दलितों की हितैषी है। जब प्रधानमंत्री ये बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में जहां राम राज्य स्थापित है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां एक दलितों को दबंग पीट रहे थे और उसको चाकू के कई घाव मारे, गला काटने का प्रयास किया। और यहां तक नहीं बिठाया तो सबने मिलकर सामूहिक रूप से उस पर पेशाब किया और उसका वीडियो बना के वायरल भी किया। यह है महात्मा गांधी। किस दलित की बात करते हैं? प्रधानमंत्री पहले तय तो करे कि वो मां के कोख से आए हैं कि बायोलॉजिकल नहीं है। यह तो बताएं कि स्वयं प्रकट हुए हैं कि मां के कोख से आए हैं। और मां की कोख होती है, ना दलित की होती है, ना सवर्ण की होती है, क्योंकि बेटा मां के कोख में होता है तो उसको पता भी नहीं है जात पात क्या है। वो जब बाहर आता है तो हम बताते हैं कि तेरी जात है, उसके साथ मैट बैठ, वो अपना है, वो पराया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने झूठ बोलने की कसम खाई है। जब वो कह रहे थे कि हम सीधे भगवान से
भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, सीधे ऊपर से आए हैं। मैंने बोला भगवान ने भेजा, लेकिन भेजा नहीं भेजा, वो भी थोड़ा भेज देता तो कम से कम थोड़ा आत्मग्लानि होती है झूठ बोलने की। किसी राज्य के, मैं कोई भगवान नहीं हूं, भविष्यवेत्ता नहीं हूं, कई बार मेरा भी आकलन गलत होता है। एक दो चुनाव ऐसे भी हुए कि मैंने कहा ये नहीं होगा और ये हुआ है, तो मेरा आकलन गलत हुआ, इसलिए रात भर सोता नहीं आदमी। दूसरे दिन कैमरे के सामने क्या फेस करेगा, इसके लिए सांस रोक के 4 बार बड़ी तैयारी करके कैमरे के सामने बैठ के बोलता है कि मैं माफी चाहता हूं दर्शकों से, मेरा आकलन गलत हुआ। एक माफी मांगने के लिए बहुत कलेजा निकालना पड़ता है सीने से, और यह आदमी झूठ भी बोलता है और माफी भी नहीं मांगता। इलेक्टोरल बॉन्ड में लूटा है देश को, खसोटा है। भ्रष्टाचार का व्याभिचार क्या होता है, यह इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई बात नहीं है। और ये मंद बुद्धि कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाके तो मैंने ट्रांसपेरेंसी लाई है, इसके पहले ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। और आश्चर्य की बात है कि हम इस बात को मानते हैं। वो झूठ बोलते हैं, वो उनकी आदत है, लेकिन कम से कम हमको तो यह आकलन करना चाहिए कि झूठ या सही क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड के कई किस्से आपने सुने होंगे। एक किस्सा ऐसा भी है, शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड में व्यभिचार क्यों कहता हूं, उसमें 2 जगह व्यभिचार मुझे दिखता है। एक तो आप सब बैंक में ट्रांजैक्शन तो करते हैं, हम जरा किसी को पैसा भेजते तुरंत आता है 9 रुपए कट गए। आप पासबुक लेने, आप वो कार्ड लेने जाते हैं, आपका गुम हो गया, डेबिट कार्ड, पैसा लगता है। आप चेकबुक लेते हैं, पैसा लगता है। लेकिन एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड में इतिहास रचा। उन्हें 14 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वसूले इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रिंटिंग के लिए और सर्विस चार्जेस। इलेक्टोरल बॉन्ड में नंबर 2 की कमाई वालों ने पैसा दिया और सबसे करप्ट लोगों को पैसा दिया बॉन्ड खरीद के। दोनों तरफ से करप्ट नंबर 1 और करप्ट नंबर 2 बैठे थे। उसके बीच में इन दोनों भ्रष्टाचारियों को सुविधा देने के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड हुए, जो छपे, उसका रिकॉर्ड रखा गया, उसके 14 करोड़ रुपए हम लोगों के टैक्स से गए। आप बॉन्ड खरीदने वालों को ही लगा देते पैसे, बॉन्ड कैश करने वालों से कमीशन लेते। ये पहला व्यभिचार। और दूसरा व्यभिचार है तो उस पर तो समझ में नहीं आता, हंसने क्या लड़े। एक छोटा गांव है सर, कच्छ में। वहां एक पिछड़ा परिवार है, 6 लोगों का, जमीन नहीं है उनके पास। तो आज से 30-40 साल पहले जब भूदान के तहत जमीन विनोबा जी ने सब इकट्ठा करके राज्य सरकारों को दी थी, तो सरकार ने कुछ लैंडलेस लोगों को जमीनें दी गुजरात में। तो उस परिवार को एक 10-12 एकड़ जमीन मिल गई। लेकिन जमीन देते समय सरकार ने एक एग्रीमेंट किया और उसमें कहा कि जब जमीन ये बेचोगे किसी को, तो इसका 40% सरकार में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको दी थी, आप बेच रहे हो, इसमें भी कोई गलत नहीं है। अब एक वेलस्पन नाम की कंपनी उस क्षेत्र में अपना काम शुरू करती है। उसे अब जमीन की जरूरत थी, पास में इसकी जमीन थी, तो उसको बोला जमीन चाहिए। लेकिन गुजरात के जो कानून है लैंड ट्रांसफर के, उसमें जमीन का भाव कलेक्टर तय करता है। तो कलेक्टर ने कमेटी बिठाई, वेलस्पन वाले भी बैठे, किसान भी बैठा। पूरा मूल्यांकन करने के बाद कलेक्टर ने कहा कि 76 करोड़ रुपए की जमीन होती है। आप 76 करोड़ रुपए किसान को दे दीजिए, जमीन आपके नाम पे हो जाएगी, इसका लैंड यूज भी इंडस्ट्रियल है, वो चेंज हो जाएगा। अब उस 76 करोड़ में 30 करोड़ रुपए तो उसको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को देने थे। फिर भी उसके पास 40 करोड़ बैठ जाते, 40-46 करोड़। उन्होंने कहा ठीक है माँ बाप। वेल्सपन ने कहा कि दिस इज टू कॉस्टली, वी विड्रॉ। कलेक्टर ने कहा ठीक है। वो खेती करने लगे। इस बात को 11 महीने हो गए। गुजरात का कानून यह भी कहता है कि जिस जमीन का वैल्यूएशन हो
उस जमीन का वैल्यूएशन सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। 1 साल बाद फिर जमीन का सौदा करना है तो फिर कमेटी बैठेगी और नए तरीके से रेट तय होंगे। जमीनों के तो भाव बढ़ते हैं। अब वेल्सपन वालों को लगा कि आखिरी महीना बचा है, भाव बढ़ जाएंगे, तो उन्होंने एक डिप्टी कलेक्टर को सेट किया। डिप्टी कलेक्टर ने किसान को बुलाया और धमकाया, बोला ये जमीन है सरकार की, सरकार औद्योगिकरण के लिए जमीन ले लेगी फ्री में, 1 महीना बचा है आखिरी, जिस रेट में बोल रहा हूं उस रेट में बेच दे, तेरा भला हो जाएगा, नहीं तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा और जमीन भी जाएगी। अब डिप्टी कलेक्टर ऐसा बोल रहा है, किसान डर गया। उसने कहा कि माँ बाप कितना मिलेगा? बोला 16 करोड़ रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बोला ठीक है 16 करोड़ सही। 16 करोड़ मिले, क्योंकि उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज और है, एज पर द कंसेंट ऑफ द फार्मर। यदि फार्मर खुद सस्ते में देना चाहता है तो फिर एक कमेटी लागू नहीं होगी। उन्हें उस क्लॉज के तहत 16 करोड़ की वो जमीन उस किसान को दी। यहां कहानी का इंटरवल है, अब सही कहानी शुरू होती है। अब वो 16 करोड़ उसके बैंक में आ गए। वेल्सपन ने जमीन ले ली। वेल्सपन का जीएम, बीजेपी का जिला अध्यक्ष, सब बंगले में पार्टी करते थे, गेस्ट हाउस में उनका जो बंगला था। रोज किसान को बुला के ले जाते थे। दादा आई शू करे छे दादा, आओ। दादा भी चले गए। बोला इधर बैठो सोफा सेट पे। नहीं मालिक में नीचे। अरे बोले आप करोड़पति हो गए हो, तुम्हारे अकाउंट में 16 करोड़ है, बैठो। सोफा सेट पे बिठाया। बोले ये लो, हाथ में पेक थमा दिया। उसको भी अंग्रेजी मिली पीने को, वो भी पीने लगा। एक बार पार्टी हो गई, दूसरी बार 8 बार पार्टियां हुई। अब वो आदी हो गया, मैं करोड़पति हूं और इनके साथ बैठ के मैं अब इनके बराबर हो गया हूं। एक दिन जनरल मैनेजर ने कहा कि दादा मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बोले किस बात का? बोले आपके अकाउंट में 16 करोड़ रुपए पड़े हैं। बोले हाँ है। बोले इनकम टैक्स नाम की चीज होती है, वो परेशान करेगी आपको। तो बोले ये तो सरकार ने दिया, सरकार का पैसा है। सू? बोले नहीं, आपका पैसा गलत नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स क्या करता है, अकाउंट सीज कर लेता है, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब वो दिल्ली की पार्टी है, केंद्र सरकार, हम तो राज्य सरकार के हैं, हम भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे, हम आएंगे कोर्ट में, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। 16 करोड़ बड़ा आंकड़ा है। तो बोला उससे क्या होगा? बोले 3-4 साल में छूटेगा पैसा और खर्चा अलग हो जाएगा 4-5 करोड़ रुपए। बोला ये तो आफत हो गई, क्या करना चाहिए? बोले इसको इन्वेस्ट करो। तो बोले आप बताओ काय में पैसा लगाएं? बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई योजना निकाली है, 5 साल में पैसा दुगना हो जाता है। उसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब जो उसको 16 करोड़ रुपए मिले थे, उसमें से 4-5 करोड़ तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को गए 40% में। इसके पास 10-12 करोड़ रुपए बचे थे। 10 करोड़ से एसबीआई के यहां जाके इनने बॉन्ड खरीदवाए। उससे बॉन्ड जीएम ने रख लिए। बॉन्ड खरीदने की रसीद इसके पास दी। बोले बराबर 5 साल बाद आपके एड्रेस पे बैंक वाले आएंगे और 10 करोड़ के 20 करोड़ मिल जाएंगे। वो बेचारा खेती में काम करने वाला, वो दूसरे के खेती में काम कर रहा है, खेती चली गई उसकी, इस बात में कि अब 5 साल बाद 20 करोड़ होंगे। हुआ यूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय के कहने पे ये सारी लिस्ट सामने आई, तो गुजरात का एक अखबार वाला सोचने लगा कि ये कच्छ जैसे छोटे से गांव में 10 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को किसने दिया? नाम था वो किसान के घर गया। बोला तुमने 10 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड लिया? बोला हाँ। क्यों लिया? बोले तुमने। बोला दुगना हो जाएगा, ये देखो हमारे पास है, ये है। वो रिसीट दिखाई। वो बोले दादा ये दान छे। बोले शू? बोले दान छे, गया पैसा। तो वो पुलिस में कंप्लेंट करने गया। पुलिस ने कहा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। वो बोला साहब मेरे साथ धोखा हुआ, मैं काहे को दूंगा किसी को चंदा, इन लोगों ने मुझे फंसाया, वो बॉन्ड भी मेरे पास नहीं है, वो बॉन्ड बीजेपी के अकाउंट में कैश हुए, और वेल्सपन कंपनी अडानी सेठ की कंपनी है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का व्यभिचार है।
ये खबर बाहर आने के बाद भी यदि 10 करोड़ रुपए वापस करने की औकात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय लिखने की औकात नहीं है। उन्होंने भारतीय लिखना बंद कर देना चाहिए।